400 मिलियन लोगों की एक भूमि जो प्राचीन परंपराओं में बंधी हुई थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। एक ऐसी भूमि जो इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक की दहलीज पर खड़ी थी। यह कहानी है उस स्वतंत्रता की जिसे पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह फ्रीडम एट मिडनाइट। 1940 के दशक में भारत विरोधाभासों का देश था। एक ओर इसकी प्राचीन परंपराएं थी और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य का आधुनिक प्रशासन। 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिशों ने इस विशाल उपमहाद्वीप पर शासन किया, लेकिन 1940 के दशक तक उनका साम्राज्य दरकने लगा था। भारत में स्वतंत्रता की चाह बढ़ रही थी, लेकिन इसकी विविधता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। हिंदू, मुसलमान, सिख और कई अन्य समुदाय एक साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच तनाव भी था। जैसे जैसे आजादी का क्षण पास आया, ये विविधता एक त्रासदी में बदल गई। इस उथल पुथल के समय में ब्रिटेन ने अपने सबसे कुशल और आकर्षक अधिकारी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत भेजा। उनकी जिम्मेदारी थी भारत में सत्ता के हस्तांतरण की निगरानी करना। माउंटबेटन को 1 वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे घटाकर कुछ महीनों में समेट दिया ताकि अराजकता को रोका जा सके। माउंटबेटन ने भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण नेताओं से संबंध स्थापित किए। महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी, जवाहरलाल नेहरू, एक धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक भारत का सपना देखने वाले, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के दृढ़ और प्रभावशाली नेता थे। माउंटबेटन इन तीनों के साथ संवाद करने में सफल रहे, लेकिन इनकी प्रतिस्पर्धी दृष्टियों को संतुलित करना उनके लिए किसी तपते अंगारों पर चलने जैसा था। माउंटबेटन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत एकजुट रह सकता है या इसे 2 हिस्सों में बांटना होगा? मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच मतभेद इतने गहरे हैं कि केवल एक अलग राष्ट्र, पाकिस्तान, ही समाधान है। दूसरी ओर नेहरू और गांधी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। आखिरकार बढ़ते तनाव और हिंसा को देखते हुए ब्रिटिशों ने विभाजन का निर्णय लिया। रेड क्लिफ लाइन, जिसे केवल कुछ हफ्तों में खींचा गया, ने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। लेकिन यह रेखा केवल एक सीमा नहीं थी, ये एक ऐसा घाव था जो आने वाले दशकों तक रिश्ता रहा। जैसे ही नई सीमाएं घोषित की गई, अराजकता फैल गई। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर भागे और मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूनी पलायनों में से एक था। ट्रेनें यात्रियों के बजाय लाशों से भरी हुई थी। गांव जला दिए गए, महिलाओं का अपहरण हुआ और परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। इस हिंसा में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और अनगिनत लोग अपनी पूरी जिंदगी के लिए प्रभावित हुए। इस कहानी के नायक इन 3 व्यक्तित्वों के बिना अधूरी है। महात्मा गांधी अहिंसा और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे। विभाजन ने उनके सपनों को तोड़ दिया। गांधी के लिए ये उनकी आजीवन एकता की दृष्टि की असफलता थी। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण में विश्वास करते थे, लेकिन विभाजन का दर्द उनके फैसलों और उनके आदर्शों के बीच एक संघर्ष बन गया। मोहम्मद अली जिन्ना एक समय हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के लिए उनका संकल्प उनकी सोच में बदलाव का प्रतीक था। हाल के वर्षों में गांधी की छवि पर सवाल उठाए गए हैं। उनके आलोचक कहते हैं, गांधी ने हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई। विभाजन के दौरान उनका दृष्टिकोण कई लोगों को असंतोषजनक लगा। कुछ उनके निजी जीवन और निर्णयों को भी आलोचना का कारण मानते हैं। गांधी के खिलाफ ये तर्क दिया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के लिए समर्थन किया और हिंदुओं की पीड़ा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये दृष्टिकोण विवादास्पद है, लेकिन ये दिखाता है
कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की आलोचना समय के साथ बदलती रहती है। फ्रीडम एट मिडनाइट केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, ये मानवीय संघर्षों और बलिदानों की कहानी है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इसे जिया। आज के भारत और पाकिस्तान को देखकर हमें इस बात से सबक लेना चाहिए कि समझ और शांति के बिना कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। गांधी के बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और लाल बहादुर शास्त्री को असली नायक क्यों माना जाए? भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को व्यापक रूप से पहचाना जाता है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस संघर्ष में अपनी अनूठी और महत्वपूर्ण जगह बनाई। ये लेख विस्तार से बताएगा कि क्यों इन नेताओं को असली नायक माना जाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी रणनीतिकार। आजाद हिंद फौज ईना का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, युवा भारत को जगाने वाला था। ब्रिटिश सेना को कमजोर करना। बोस ने ब्रिटिश सेना में सेवा कर रहे भारतीय सैनिकों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ कमजोर हुई। ईना के सैनिकों पर हुए मुकदमों ने भारत में भारी विरोध को जन्म दिया, जो ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारणों में से एक बना। गांधी की आलोचना। नेताजी ने गांधी के आंदोलन को धीमा और अप्रभावी बताया। उनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, बल्कि सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। भगत सिंह, शहीद जिन्होंने साम्राज्य को हिला दिया। क्रांतिकारी कदम। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया, ताकि ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा सके। ये विस्फोट जान लेने के लिए नहीं, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए किया गया था। युवाओं की प्रेरणा। 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। उनके समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और क्रांति के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधी की अहिंसा पर आलोचना। भगत सिंह ने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को कमजोर बताया। उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने को क्रांतिकारी भावना से विश्वासघात माना। बलिदान। जहां गांधी स्वतंत्रता के बाद जीवित रहे, वहीं भगत सिंह ने जानबूझकर मौत को गले लगाया, जो साहस और प्रतिरोध की मिसाल बन गया। राजगुरु, भुला दिया गया योद्धा। सॉन्डर्स की हत्या। राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या में अहम भूमिका निभाई, जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला था। यह कृत्य न्याय की क्रांतिकारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। शहादत। भगत सिंह और सुखदेव की तरह राजगुरु ने भी फांसी को प्रेरणा का माध्यम बनाया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में उनकी भूमिका उन्हें न्याय के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में स्थापित करती है। लाल बहादुर शास्त्री, कर्मयोगी नेता। संकट के समय नेतृत्व। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और भारत में खाद्य संकट के दौरान शास्त्री का नारा जय जवान, जय किसान देश को एकजुट करने वाला बना। उनकी व्यावहारिक सोच ने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। सादगी और ईमानदारी। शास्त्री ने सादगी का आदर्श स्थापित किया, यहां तक कि अपने कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी। वो जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। गांधी की आलोचना। शास्त्री का नेतृत्व व्यावहारिक था, जो वास्तविक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित था, न कि केवल आदर्शवादी चर्चाओं पर, जहां गांधी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वही सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और लाल बहादुर शास्त्री ने साहस, व्यावहारिकता और बलिदान के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया।
इनके सीधे कदम और नेतृत्व शैली उन लोगों के साथ अधिक मेल खाते हैं जो आदर्शवादी विचारधाराओं से अधिक ठोस परिणामों को महत्व देते हैं। उनके कार्य और बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सच्ची भावना का प्रतीक है, जो गांधी की छवि के समानांतर एक अलग परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।